टाइप टू है फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through point of intersection of a circle and a line. तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं, है ना। तो एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमें और एक सर्कल की। तो हमने क्या किया, ऐसे लिखा, सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अगेन ये सेकेंड डिग्री कर दें with coefficient of x square is equal to coefficient of y square and coefficient of xy is 0. therefore ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं पॉइंट ए डालूंगा तो वो सर्कल पे भी लाई कर रहा है और इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली बी भी डालने पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा वी विल गेट डिफरेंट लाइन्स, राइट। तो इतना ही सर, सवाल करो ये दो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है और इसका एक कॉर्ड दिया हुआ है। बोला हुआ इस कॉर्ड को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाना, जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है ना। तो हमने बोला कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। ए और बी से पास होने वाला कोई भी सर्कल होगा। नाउ ए बी इज डायमीटर, है ना। तो इसका सेंटर अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का हाफ एंड नेगेटिव ऑफ वाई के कोफिशिएंट का हाफ, है ना। दिस मस्ट सेटिस्फाई द लाइन, है ना। तो इसमें रख दिया, तो हमें मिला माइनस लैम्डा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू पी। तो लैम्डा यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस 2p, वो यहाँ रिप्लेस कर दिया हमने। सेकेंड करो, थर्ड करो। तो ये इसका पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2 लैम्डा टाइम्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये लिखा हुआ है सर्कल प्लस सम कांस्टेंट इनटू एल इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये सिस्टम ऑफ सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू 0 डाल दो इसमें, तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो 4 रखने पे 0 हो रहा है, हाँ। तो 4,0 एंड माइनस 2,0, राइट।
इसके बाद क्या बोला हुआ है, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ सिस्टम द टेंजेंट टू विच एट a, b meet the line this, meet on the line this. ये पार्ट हो गया। हाँ क्या किया, टेंजेंट निकाल लिया। क्या किया बताओ, ये तो लंबा प्रोसेस बता रहे हो। देखो मैं इसको मान लूंगा x1 कॉमा या फिर y1 ज्यादा सही लगेगा, y1 कॉमा 5 माइनस 2y1, ठीक है। इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है ना, ये लाइन क्या है, ये लाइन अभी देखी थी हमने, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाओ और उसको y इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दो, है ना, यानी उसका कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट 0 कर दो, वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रहा है और कहां से पास हो रहा है कि एक सर्कल दिया हुआ है, इसको ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां से पास होना चाहिए और इन दो पॉइंट से पास होना चाहिए, है ना। तो अगर ओरिजिन से मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और जिस सर्कल के बारे में हमसे पूछा है, ये सर्कल, ये इस वाले सर्कल और इस वाली लाइन की फैमिली का पार्ट है, तो हमने ओरिजिन से इस पर t इज इक्वल टू 0 लगाया, है ना। तो आया -11 टाइम्स x प्लस 0 बाई 2 प्लस 13 टाइम्स y प्लस 0 बाई 2 प्लस 17, है ना, वो इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म तो गायब हो गई, तो यहां से क्या आएगा, -11x प्लस 13y प्लस 34 इज इक्वल टू 0। ये अब सर्कल है C या S, ये लाइन है L, अब हमें करना है S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, है ना। और ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई करा देना। तो ओरिजिन रखने के बाद मैं सर्कल लिख रहा हूँ, देखो अब इसी पॉइंट पे सर्कल लिखने का कोई मतलब नहीं है, मेरे को दिख रहा है ओरिजिन रखना है, तो यहाँ 17 ही आएगा, बस लाइन लिखनी है इसमें तो यहाँ 34 ही आएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू -12 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमें अगले टाइप में दिया हुआ है कि दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, यहां से पास होने वाले फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन पता करनी है।
बस दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये जो दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं ना, इसकी वजह से इस टाइप 3 को वी कन्वर्टेड टू टाइप 2। कैसे? दो फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ से पास कराना है, तो पहले तो एक सर्कल बना लिया मैंने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मान के, ठीक है, और एक लाइन बना ली इन दोनों पॉइंट से। अब ए और बी से पास कराना था, तो अब मैं टाइप 2 की तरह कह सकता हूँ कि इस सर्कल और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कराना है ना। तो ये सर्कल की इक्वेशन लिखी हमने डायमीटर फॉर्म में, ये लाइन की इक्वेशन लिखी डिटर्मिनेंट फॉर्म में। जरूरी नहीं है डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें, बस देखने में सुंदर लग रहा है इसलिए ऐसे लिख दिया। तो s प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन वाला सवाल है ना, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, आफ्टर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बाकी किसी को ट्राई करना हो अभी, मतलब घर जाके, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू कर्व्स, डेफिनेशन है ये, बाद में लिखूंगा। किसी भी दो कर्व के बीच का एंगल क्या है ये पता करने के लिए क्या किया जाता है, उनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दोनों कर्व को टेंजेंट डालो। तो हमने ये सर्कल को भी टेंजेंट डाल दिया और ये दूसरा कर्व जो भी है पैराबोला बनाने की कोशिश में उसको भी टेंजेंट डाल दिया। इनके बीच का जो एंगल है इज द एंगल बिटवीन दोस टू कर्व्स, है ना। एंगल बिटवीन एनी टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। टाइप 4 कर्व, तो टाइप 4 इज एक लाइन दी हुई है और लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको टच करने वाले सर्कल की फैमिली, इधर होगा तो इधर भी होगा, है ना। तो देखो किसी ने ऐसे लिख दिया x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, ये फिक्स पॉइंट जो है वो x1, y1 था, लाइन L थी, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं है, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ऑल्सो ये पॉइंट P जो x1, y1 था, उसको इसमें डालने पे ये भी 0 आ जाता है और ये भी 0 हो जाता है क्योंकि लाइन पे भी लाई कर रहे हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट P, है ना। लेकिन मेरे को तो पासिंग थ्रू पॉइंट P नहीं चाहिए था, टचिंग एट पॉइंट P, है ना, दिस लाइन, नहीं तो पासिंग थ्रू पॉइंट P तो ये भी, बट इसकी इक्वेशन नहीं है। हाउ कैन आई बी श्योर अबाउट दैट? अगर इसकी इक्वेशन होती तो यहाँ पे एक और पॉइंट है Q, दैट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जब मैंने Q को उठा के रखा तो लाइन में तो 0 हो गया बिकॉज Q लाइज ऑन द लाइन, है ना। लेकिन दिस विल बिकम 0 ओनली व्हेन x की जगह x1 रखा जाए और y की जगह y1 रखा जाए, यानी ये 0 नहीं होगा Q रखने से। समझ में आ रहा है ना? ये तो 0 केवल x1, y1 रखने पे होगा। तो इस लाइन पे कोई और पॉइंट उठा के तुम इस पे रखोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, बट दिस विल बी नॉन 0, है ना। तो एनी अदर पॉइंट ऑन दिस लाइन इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, बट P इज सेटिस्फाइंग। इसका मतलब P पे टच ही कर रहा है, ठीक है ना। चलो सवाल करो। तो पहला वाला करने के लिए x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 3x
2x minus y minus 4 is equal to 0. Passes through 3,4, 3,4 रख दो, रेडियस 5 करा दो. ये सेकंड वाला हुआ. अच्छा, क्या बोला हुआ है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू एक पॉइंट and also touches this circle at origin. इस सर्कल को ओरिजिन पे टच कर रहा है. लेट्स से ये ओरिजिन है जहां इसको टच कर रहा है. अब देखो, अगर कोई और सर्कल इसको टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो वो इसके टेंजेंट को भी टच करेगा. समझ में आ रहा है? तो वो इसके टेंजेंट को भी टच करेगा, तो इसका टेंजेंट इसको भी टच करेगा. ठीक है, तो इसके ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, है ना. तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू 0. अच्छा, t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करने पे कुछ आ जाएगा. अब ये चीज याद रख लो, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी सर्कल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है ना, एओडी में भी पढ़ाऊंगा मैं, अभी फिलहाल सर्कल के लिए बता रहा हूँ कि सर्कल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, देन फर्स्ट डिग्री टर्म को 0 रख लो. यही टेंजेंट की इक्वेशन है, यानी -8x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, यही टेंजेंट की इक्वेशन है. तो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स दिस लाइन, है ना. एंड नाउ इट पासेस थ्रू -1,2, वहां से हमें लैम्डा मिल जाएगा. ठीक है, अच्छा ये दो नोट कि अगर हमें 3 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, ये पहले करा चुका हूँ क्या, और हमें इससे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन चाहिए, करा चुका हूँ क्या. तो मैं क्या लिखूंगा? L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन में था, एदास गुप्ता के पहले 5 सवालों में से होगा ये. चलो ठीक है, फिर से बोल देते हैं. L1 L2 इंटू L2 प्लस म्यू लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1 इज इक्वल टू 0. ये जो आई इक्वेशन, दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, है ना, क्योंकि दो लाइंस का को मल्टीप्लाई करके सम करके लिखा हुआ. नाउ इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन में अगर मैं पॉइंट ए उठा के रखूं, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो L2 पे लाई कर रहा है, तो ये 0 हो जाएगा. L2 पे लाई कर रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा. पॉइंट ए L1 पे भी लाई कर रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा. Similarly, point B and point C is also satisfying this equation. So this is a second degree curve and it passes through A, B and C, right? Now the condition that this equation will become a circle is coefficient of x square और coefficient of y square बराबर करो और coefficient of xy 0 करो, है ना. तो ऐसा करने पे हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और 2 ही चीजें पता करनी है हमें, लैम्डा और म्यू, है ना. तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगा. अच्छा, ऐसे किसी ने बोला कि अब एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसके चारों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की ये मान लो लिखा हुआ है L1 L2 L3 L4. तो हमने क्या लिखा? हमने ऑपोजिट लाइंस को मल्टीप्लाई करके L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4. तो अब देखो ए उठा के डालो इसमें, तो L1 0 हो जाएगा, यहाँ पे L4 0 हो जाएगा. बी उठा के डालो, तो यहाँ L1 0 हो जाएगा, यहाँ L2 0 हो जाएगा. सिमिलरली सी उठा के डालो, यहाँ पे L3 0 हो जाएगा, यहाँ पे L2 0 हो जाएगा. डी उठा के डालो, तो यहाँ पे L3 0 हो गया और यहाँ पे L4 0 हो गया, राइट. सो ऑल द पॉइंट्स A, B, C and D is satisfying
this equation, right? है ना? And this equation is a second degree equation. Now it to be a circle, coefficient of x square must be equal to coefficient of y square and coefficient of xy is equal to 0, right? लेकिन यहाँ हमारे पास अननोन कितने थे जो हमें फाइंड करना था? एक ही अननोन था लैम्डा, है ना? एक ही अननोन था लैम्डा, लेकिन हमें दो इक्वेशन मिल गई, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जरूरी नहीं है हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हो, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से जाने वाला सर्कल हमेशा पॉसिबल नहीं है ना? हमेशा पॉसिबल नहीं है, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट साइक्लिक। तो क्या होगा, दो इक्वेशन में मान लो एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन जो मिलती है उसमें लैम्डा आ जाता है 3, दूसरी इक्वेशन मिलती है उसमें लैम्डा आ जाता है 2। इसका मतलब ये है कि बोथ द थिंग्स कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, है ना? कि एक्स वाई भी 0 हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर हो गया, ये साइमल्टेनियसली हो नहीं सकते। इसका मतलब सर्कल ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट? इफ बोथ ऑफ देम आर गिवन द सेम रिजल्ट तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना? तो ये बात लिख लो अपने नोट में। इसके बाद कॉमन टेंजेंट्स। तो दो सर्कल के दो टाइप के टेंजेंट होते हैं, एक होते हैं मतलब कॉमन टेंजेंट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो जैसे ये फिगर बनाइए कि ये जो है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये देखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के एक तरफ एक सर्कल का सेंटर है, दूसरी तरफ दूसरे सर्कल का सेंटर है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का देखोगे तो दोनों सेंटर सेम तरफ है ना? ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना? इसके एक ही तरफ है दोनों सेंटर, लेकिन ट्रांसवर्स में एक इधर है तो दूसरा इस तरफ है, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बोथ द सर्कल्स लाई ऑन द सेम साइड, है ना? अच्छा, अगर सर्कल ऐसे हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर रखे हुए, यानी इनके बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो r1 प्लस r2 से अगर बड़ा है ना, तो इस टाइप की कुछ फिगर बनेगी। और इस टाइप की फिगर बनेगी तो चार टेंजेंट आएंगे, 1 2 3 4, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है? अगर d r1 प्लस r2 के एग्जैक्टली बराबर है तो ऐसे टच करने लग जाएंगे, है ना? तब उस केस में दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगा और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आएगा, ठीक है? जब d इज इक्वल टू r1 प्लस r2। अच्छा, d अगर r1 प्लस r2 से छोटा है और इससे बड़ा है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि ये कंडीशन कैसे है। अगर r1 प्लस r2 से छोटा है तो वो ऐसे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा चलो बता देता हूँ, ऐसे ये अंदर भी चला गया तो भी ये d जो है r1 प्लस r2 से छोटा है ना? तो ये आगे आएगा तो तब देखेंगे कि ये कंडीशन कहाँ से है। तो अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करने लगता है ना दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो हमें दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है? केवल दिस ये होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये भी होना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं, ओके इसमें दिया नहीं, अगर फोर्थ, अगर ये ऐसे इंटरनली टच करने लग जाए, है ना? अगर ऐसे इस तरीके से इंटरनली टच करने लग जाए तो क्या होगा? दिस इज r1, दिस इज r2,
एंड दिस इज डी, है ना, यानी डी इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2, है ना, अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में केवल एक कॉमन टेंजेंट होगा और दोनों सेंटर सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहां से ये कंडीशन थी कि इससे बड़ा होना चाहिए, अगर इससे छोटा हुआ तो सर्कल ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दिया है, आगे दिया हुआ है ना, आगे दिया हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करो 1 4, ये जो 1 4 एंड 5, सॉरी ये तो पॉइंट्स है, 1 करो। नहीं, ये 1 करने के बाद इस पे आएंगे हम, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पे, मतलब बाद में आएंगे, पहले ये सारे सवाल, वो 1 करने के बाद ये चारों का। ये वाला हो गया। इसमें हमें क्या करना है, डिस्टेंस कितना, सर्कल कितना बोला, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट should be less than R1 plus R2 and should be greater than R1 minus R2 का मॉड, है ना। ये अप्लाई किया ना, ठीक है। तो ये अप्लाई करने पे आ जाएगा आंसर, आ गया यही। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बोला, चलो उन क्वेश्चंस पे आते हैं, मतलब अभी भी कर सकते हो बट एक जनरल व्यू पॉइंट दे देता हूँ, फिर सारे हो जाए। दो सर्कल लिए हमने, और उनका कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और उसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूँ। और इन दोनों सेंटर्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो तुम देखोगे कि ये दोनों सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वही जाके यहाँ पे टेंजेंट्स पे इंटरसेक्ट होगी। कैसे देखते हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला एंगल, भूल जाओ कि हमने ये दूसरा वाला टेंजेंट बनाया था, ये वाला जो एंगल है वो दिस अपॉन दिस tan थीटा होगा, है ना। सिमिलरली अब मैं दूसरा टेंजेंट बना रहा हूँ, तो हमें मालूम है कि सेम पॉइंट से अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो लेंथ सेम होती है, तो अगेन tan थीटा दिस अपॉन दिस, तो ये सेम होना चाहिए, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। सिमिलरली ये बड़े वाले का ट्राइंगल और ये बड़े वाले का ट्राइंगल, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं
और ये रेशियो R1, ये R1 है, ये R2 है, तो इन बेसिस का रेशियो कितना है? R1:R2. तो ऑब्वियसली दिस विल बी R2 एंड दिस विल बी R1 रेशियो में, है ना भाई? दिस अपॉन दिस is R1/R2, so this upon this will be R1/R2 because the triangle are similar. ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है ना? तो हमें दिखा कि हमें अगर सर्कल मालूम है तो हमें दोनों सेंटर मालूम है, फिर दोनों रेडियस भी मालूम है, सर्कल मालूम है, तो ये दो चीजें मालूम है और हमें पता है ये रेशियो दिस इज टू दिस, तो हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब हमें अगर ये पॉइंट पता चल गया तो फिर हम y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 लिखेंगे. ठीक है, अब केवल m बाकी रह गया दोनों टेंजेंट्स का, तो किसी भी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो तो m आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन टेंजेंट निकालते हैं. तो पहले मैं ये बोला हुआ है ना कि 2,2 सेंटर है और -3,3 -3 सेंटर है, तो इनके कॉमन टेंजेंट होता हूँ. दो कॉमन टेंजेंट तो हमें दिख ही रहे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है ना. y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0. ये बड़ा है ना थोड़ा, तो ऑब्वियसली ये कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट हो रहा होगा, है ना. तो ये पॉइंट निकालो, निकालो क्या. तो ये रेशियो क्या था? ये 3 था, ये 2 था. इधर देखो, तो ये 2:3 था, तो ये भी 2:, दिस विल बी 3, है ना. या फिर मैं इसको बोल दूं कि दिस इज 1:2. इस लेंथ को 2 बोल रहा हूँ और इसको 3 बोल रहा हूँ, तो इसको 1 बोल दो, है ना. सेम चीज. अच्छा, ये ना बड़े सिमेट्रिकल से थे, -3, -3, 2,2. तो हमें पता था ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये लैम्डा कॉमा लैम्डा ही हुआ, है ना. तो 2 टाइम्स ऑफ -3 प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 मस्ट बी इक्वल टू 2, राइट. तो ये आया 6, यहाँ से आया -6, तो लैम्डा आ गया 12. तो दिस पॉइंट इज 12,12. क्या करेंगे? y माइनस 12 माइनस m टाइम्स x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब 2,2 से इसकी डिस्टेंस, 2,2 से डिस्टेंस -10 प्लस 10m का मॉड √1 प्लस m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2, राइट. अब इसको सॉल्व कर लो.
ये सेकंड क्वेश्चन की फिगर जो है वो ढंग से नहीं बनाई है ना। यहाँ देखोगे तो एक का सेंटर 2,2 है और एक्स और वाई एक्स दोनों को टच कर रहा है ना, और एक का है 2,-3। ठीक है, तो 2,-3 है, तो सवाल में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अगर 2,-3 है तो ये रेडियस तो 3 हो गया है ना, और दिखा रख, और ये लेंथ 2 है, दिखा रखा इधर भी टच कर रहा है ना। इसको छोड़ दो अभी फिलहाल। थर्ड करो। थर्ड वाले में अगर ध्यान से देखो तो एक का सेंटर है 3,0 है ना, और ओरिजिन से पास हो रहा है 3,0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और दूसरे का क्या है, -1,0, और वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है ना। तो फिगर कुछ ऐसी बनेगी, और एक टेंजेंट ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, और एक कॉमन तो वाई एक्सेस हमें दिख ही रहा है ना। अच्छा, ये रेशियो कितना है, तो ये 3 है और ये 1 है, तो दिस विल बी 3:1 है ना। तो इससे हम ये पॉइंट निकाल पाएंगे, ये 3, ये 1, कहने का मतलब है ये 1 और ये 2 है ना। अच्छा, 4 यूनिट राइट में गया था तो 2 को करस्पॉन्ड कर रहा था, 4 यूनिट राइट जाना इज करस्पॉन्डिंग टू 2 यूनिट है ना हमारे रेशियो में। तो 2 यूनिट राइट लेफ्ट जाना विल बी करस्पॉन्डिंग टू 1। ये देखो ना, मतलब अब फॉर्मूला अप्लाई करने से बेटर है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि 4 यूनिट्स इधर जा रहे हैं तो वो 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो 1 को कौन करस्पॉन्ड करेगा, 2 यूनिट जाओ, तो ये -3,0 हो गया है ना। तो टेंजेंट की इक्वेशन y -m टाइम्स x + 3 = 0। इसका -1,0 से -1,0 से डिस्टेंस कितना कर दो, 1 के बराबर कर दो। तो यहाँ से आ गया 4m² = m² + 1, तो m = 1/√3 और -1/√3, तो 1/√3 यानी ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और -1/√3 यानी ये 30 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री। ठीक है, और तीसरी साइड ये थी, तो हमें दिख रहा है कि दिस लेंथ एंड दिस लेंथ सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर इक्विलेटरल। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में आने से पहले जो चीज मैंने तुम्हें यहाँ इसके लिए बताई कि
this is to this, R2 is to R1 है. Similarly, अगर मैं इंटरनल टेंजेंट बनाऊं, मान लो ये टच कर रहे हैं, और इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं. इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. Now these are vertically opposite angles, है ना. Therefore ये 90, ये 90, ये वर्टिकली बराबर, तो ये इसके बराबर, तो ये ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, है ना. ये सिमिलर आ जाएंगे, तो दिस इज टू दिस विल बी इक्वल टू दिस इज टू दिस, यानी दिस इज टू दिस विल बी, ये R2 बोल दो, ये R1 बोल दो, है ना. अब हमें ये दोनों सेंटर मालूम है. अच्छा सॉरी, दिस इज टू दिस को मैं दिस इज टू दिस भी लिख सकता हूँ, है ना. दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इन दोनों का रेशियो विल बी R2 अपॉन R1. अब दोनों सेंटर मालूम है, तो ये पॉइंट भी पता किया जा सकता है ना. फिर अगेन सेम प्रोसेस, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. फिर किसी एक के सेंटर से रेडियस के बराबर कर दो डिस्टेंस, राइट. तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो, दोनों में सेम लग जाता है कॉन्सेप्ट. इसके हेल्प से ये फोर्थ और फिफ्थ कर पाओगे तुम. अब ये देख लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट. फिगर को पहले जूम कर लेते हैं. दो सर्कल थे, दोनों का जो टेंजेंट है, इसको एक्सटर्नल बोल रहे हैं, इसको इंटरनल बोल रहे हैं. जहां टच कर रहा है टेंजेंट दोनों सर्कल को, उससे बनने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है. हमने क्या किया, एक सर्कल के सेंटर से दूसरे पे परपेंडिकुलर डाला. ठीक है. तो ये वाली लेंथ, ये तो इसके बराबर होगी, R2 के बराबर, है ना. तो ये बची हुई लेंथ ये R1 माइनस R2 हो गई. ठीक है. अब हमें दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, वो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट का स्क्वायर होगा, है ना. बिकॉज दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, है ना. तो वही हमने लिखा फॉर्मूला दिस. अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं इंटरनल. तो इंटरनल टेंजेंट ऐसा बना. अब मेरे को ए बी लेंथ निकालनी है. मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, और मतलब बेसिकली मेरे को इसके सेंटर से इसके रेडियस पे परपेंडिकुलर डालना था, तो वो एक्सटेंड करने पे ही बनेगा. ठीक है. नाउ दिस इज R1, ये भी R1 होगा. लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट ये है, विच इज इक्वल टू दिस, एंड दिस होल थिंग इज R1 प्लस R2, एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटीरियर टेंजेंट का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ ध्यान दो कि लेंथ ऑफ एक्सटीरियर टेंजेंट जो है वो बड़ा है, ये छोटा है। क्यों? क्योंकि डी में से यहाँ छोटी चीज माइनस होगी, यहाँ बड़ी चीज माइनस होगी, है ना। तो लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट, राइट। फोर और फाइव कर लो, फिर हम नेक्स्ट इसमें रेडिकल एक्सेस पढ़ेंगे। बाकी जेई मेंस लेवल तक के लिए ये हो गया है, रेडिकल एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एडवांस के लिए ज़रूरत है। तो रेडिकल एक्सेस और रेडिकल सेंटर और एंगल बिटवीन द कर्व्स, ये बाकी रहेगा।